अस्सलामुअलैकुम। ये अंबर नाग मारिया सीरीज़ फ़िरौन की तबाही का एपिसोड नंबर 15 है। मैं यूट्यूब पर नई हूँ, इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मेरी हौसला अफजाई करें। आपकी सपोर्ट मेरे लिए ना सिर्फ हिम्मत का बाइस बनेगी, बल्कि मुझे मज़ीद अच्छी और दिलचस्प कहानियाँ लाने की हिम्मत भी देगी। मिस्री कमांडर की बीवी अंबर को जासूस समझती थी। अंबर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो अपनी रट लगाए गई और बार बार कहती कि अंबर ने फ़िरौन के साथ गद्दारी की है। आखिर अंबर ने कहा, बेगम साहबा, मैं आपके पास इसलिए नहीं आया कि आप मुझे जासूस साबित करने की कोशिश करें। मैं सिर्फ इसलिए आया क्योंकि आपने मुझसे अच्छा बर्ताव किया था। मैं इस बर्ताव का बदला चुकाना चाहता हूँ। मुझे बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बेगम ने नफरत से मुंह फेर लिया। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक गैर मुल्की जासूस और अपने दुश्मन से कोई खिदमत नहीं लेना चाहती। यह आपकी भूल है, मैं दुश्मन नहीं हूँ। बेगम ने गुस्से में आकर कहा, तुम मेरे दुश्मन ही नहीं, मेरे खावंद के कातिल भी हो। अगर तुम हैनीबॉल के लिए जासूसी ना करते तो आज मेरा सुहाग सलामत होता। तुम कातिल हो, यहाँ से चले जाओ। अंबर को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, तो बेगम साहबा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं फ़िरौन मिस्लेब मुबारका का दुश्मन था, इसलिए कि इस ख़ानदान ने मेरी वालिदा मलिका को जहर देकर हलाक किया था। मैं मिस्र के शाही ख़ानदान का फ़र्द हूँ। मैं फ़िरौन आतून का बेटा हूँ। मलिका नफ़रेती मेरी माँ थी। फ़िरौन का हरमान ने मेरी माँ को जहर देकर हलाक कर दिया था। आज 1000 बरस बाद मैंने उसके ख़ानदान से बदला ले लिया है। अंबर की बातों को बेगम हैरत से मुंह खोले सुन रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ बेगम साहबा। मैं 1000 बरस से जिंदा हूँ और शायद अभी कई हजार बरस जिंदा रहूंगा। बेगम उसका मुंह ही तकती रह गई और वो महल से बाहर निकल आया। हैनीबॉल ने फ़िरौन की हुकूमत को ख़त्म करके अपनी हुकूमत कायम कर ली और ख़ुद तख्त पर बैठ गया। उसने अंबर को वज़ीर दरबार मुकर्रर कर दिया। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ और इज़्ज़त थी जो अंबर को मिली। इसकी तवक्को सरदार को भी नहीं थी। ऊपर से तो उसने अंबर को मुबारकबाद दी, लेकिन दिल में वो हसद से जल गया। हकीकत ये थी कि हैनीबॉल का वो खुद वज़ीर दरबार बनना चाहता था। इसकी बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी। इसे मालूम था कि हैनीबॉल अब अपने फ़ैसले को बदल नहीं सकता। एक बार जो फ़ैसला कर दे तो उस पर डट जाया करता है। अगर सारी ज़िंदगी सरदार ने भी दिल में एक फ़ैसला कर लिया। उसने सोचा कि वो सारी ज़िंदगी भी कोशिश करता रहे तो अब वज़ीर दरबार कभी नहीं बन सकता। इसकी एक ही सूरत है कि किसी तरह अंबर को रास्ते से साफ कर दिया जाए। इसके बाद वो हैनीबॉल का वज़ीर बन सकता है। अंबर को हलाक करना उसके लिए कोई मुश्किल बात ना थी। मुसीबत सिर्फ ये थी कि हैनीबॉल अंबर को पसंद करने लगा था। वो दरबार में उसको अपने साथ बिठाता था। हुकूमत के बारे में हर बात पर उससे मशवरा लेता था। अंबर ने भी अपनी खुदादाद ताकत और जुर्रत की वजह से हैनीबॉल के दिल में घर कर लिया था। वो शाही महल में बड़े ठाठ से रहता था और शाही रथ पर सवारी करता था। सरदार ने सोचा कि क्यों ना हैनीबॉल के दिल में अंबर के खिलाफ नफरत पैदा कर दी जाए, ताकि बादशाह अपने तौर पर अंबर को अहदे से हटाकर जलावतन कर दे। सरदार ने अपने ख़तरनाक मंसूबे पर सोचना शुरू कर दिया। उसने कई तदबीरें सोची। आखिर एक तदबीर उसे पसंद आ गई। इसके लिए सरदार ने दरबार की सबसे खूबसूरत और बादशाह हैनीबॉल की मंजूर नज़र कनीज़ हाइमा को अपने महल में बुलाया। हाइमा मलिक नोबिया की रहने वाली थी और उसकी पैदाइश मकर तौजिया के महल में हुई थी। वो दरबार की साजिशों और जोड़ तोड़ से पूरी तरह वाकिफ़ थी। सरदार ने उसे बुलावा भेजा तो वो समझ गई कि ज़रूर सरदार उससे कोई ख़ास और ख़तरनाक काम लेना चाहता है। वो शाम के वक्त सरदार के महल में सियाह लिबादा ओढ़े दाखिल हुई। सरदार उसे लेकर महल के ऊपर वाले चौबारे में ले गया। हाइमा ने लिबादा उतार कर रखते हुए कहा, सरदार, आपने इस कनीज़ को कैसे याद किया? सरदार ने खिड़कियों का पर्दा गिराकर कहा, हाइमा, तुम बादशाही की मंजूर नज़र कनीज़ नहीं हो, बल्कि मैं भी तुम्हारी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम एक अक्लमंद और दिलेर औरत हो। तुम्हें मालूम है कि मैंने शुरू में हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया था। तुमने मुझसे जिस किस्म की मदद मांगी, मैंने वो तुम्हें दी थी। अब वक्त आया है कि तुम मेरे लिए एक काम करो। हाइमा ने कहा,
कनीज को हुक्म दीजिए। काम बड़े राजदारी का है। हर किस्म की खिदमत के लिए हाजिर हूँ मेरे आका। आपके मुझ पर इतने एहसान हैं कि मैं अगर सारी उम्र भी आपकी खिदमत करती रहूं तो वो नहीं उतर सकते। आप हुक्म करके तो देखिए। सरदार ने हाइमा से कहा कि कोई ऐसी तदबीर करे कि अंबर वजीर बरबार बादशाह हैनीबॉल की नज़रों से गिर जाए, बल्कि वो उसे मिस्र से जलावतन भी कर दे। हाइमा कह कहा लगाकर हंस पड़ी। मेरे आका, भला ये काम भी कोई मुश्किल काम है? मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे। बल्कि अगर आप कहें तो मैं अंबर का सर कलम करवा दूं। नहीं नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उसे जलावतन कर दिया जाए। इसके बाद हाइमा चली गई और उसने अपनी साजिश पर अमल करना शुरू कर दिया। बादशाह हैनीबॉल को मिस्र के महल से सुर्ख मोतियों के एक बहुत कीमती हार मिला था, जो उसने अपनी चहेती मलिका को तोहफे के तौर पर दे रहा था। हैनीबॉल को ये हार बहुत पसंद था और वो हमेशा उसे मलिका के गले में देखना पसंद करता था। मलिका हमेशा उसे अपने गले में पहने रहती थी। सिर्फ रात को सोने के वक्त वो उसे उतारकर एक संदूक में बंद कर देती थी। हाइमा मलिका की ख़ास कनीज़ थी। वो मलिका को गुस्ल करवाती और उसका लिबास तब्दील करवाती थी। मलिका को हाइमा पर बहुत एतबार था। हाइमा को मक्कार जहन ने अंबर के खिलाफ एक तदबीर सोची और उसके मुताबिक एक रात वो मलिका के ख्वाबगाह में गई। मलिका सोने की तैयारियां कर रही थी। हाइमा ने मलिका के सियाह बालों में कंघी की, चेहरे पर उपटन मला, उसका शाही लिबास संभाल कर रखा, उसे रात का लिबास पहनाया। मलिका ने गले में से हार उतार कर कहा, हाइमा, इसे संभाल कर रख दो। जो हुक्म मलिका आलम। हाइमा ने सुर्ख मोतियों का कीमती हार मलिका के हाथ से लेकर उसके सामने संदूक में बंद कर दिया। मलिका सहरी पर लेट गई। हाइमा ने साज पर एक गीत छेड़ दिया। इतने में बारादरी में नीले आसमान पर चांद निकल आया। मलिका ने चांद को देखकर कहा, मेरी मसहरी बारादरी में लगा दो। मैं चांदनी रात में सोना चाहती हूँ। जो हुक्म मलिका आलिया। हाइमा ने कनीज़ों को बुलवाकर मलिका की मसहरी बाहर बारादरी में लगवा दी। थोड़ी देर वो मलिका के पास बैठी उसे मीठे मीठे गीत सुनाने लगी। जब उसने देखा मलिका सो गई है तो दबे पांव उठकर उसने देखा कि मलिका गहरी नींद में है। उसने संदूक के पास पहुंचकर एक बार फिर इत्मीनान किया कि मलिका सो रही है। फिर वो संदूक पर झुकी। पलक झपकने में संदूक खोलकर सुर्ख मोतियों का हार निकालकर जेब में डाला और संदूक बंद करके कमरे से बाहर निकल गई। ये उसके खतरनाक मंसूबे का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया था। रात के वक्त वो घोड़े पर सवार होकर सीधी अंबर के महल में पहुंची। वो पिछले खुफिया दरवाजे से उसे उसकी ख्वाबगाह में दाखिल हुई। अंबर अभी तक दरबार से वापस नहीं आया था। हाइमा के लिए बड़ा सुनहरी मौका था। उसने अंबर की मुसहरी की चादर उठाई और उसके नीचे मोतियों का हार छुपा दिया। इस काम से फारिग होकर वो बड़ी तेजी से ख्वाबगाह से बाहर निकल आई। खुफिया दरवाजे से निकलकर घोड़े पर सवार हुई और वापस मलिका के महल में आ गई। उसे किसी ने आते जाते न देखा था। उसका सारा मंसूबा कामयाब हो गया था। अब सिर्फ एक कसर बाकी थी कि सुबह उठकर मलिका ने हार तलाश करना था और हाइमा ने उससे ये कहना था कि तमाम दरबारियों के घरों की तलाशी ली जाए, क्योंकि तमाम दरबारी इस हार को पसंद करते थे। वो बड़े आराम से सो गई। वो अपने काम पर बहुत खुश थी। सुबह सुबह ही वो उठकर मलिका की ख्वाबगाह में पहुंच गई। मलिका अभी अभी सोकर उठी थी और गुस्ल से फारिग होकर लिबास तब्दील करने वाली थी। हाइमा ने मलिका का लिबास तब्दील करवा दिया, उसके बाल बनाए, उसका बनाव सिंगार किया और फिर सुर्ख हार संदूक में से निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो चीख मारकर बोली, मलिका आलिया, हार चोरी हो गया। अब उधर की भी सुनिए। रात को दरबार से अंबर घर वापस आया तो बेहद थका हुआ था। वो गुस्ल करने के बाद अपनी मुसहरी की तरफ आया तो अचानक उसे मुसहरी की चादर कुछ मैली मैली सी महसूस हुई। उसने हबशी गुलाम को आवाज़ दी। हबशी गुलाम हाजिर हुआ तो उसने कहा, मुसहरी की चादर बदल दो। गुलाम ने अदब से सर झुकाया और मुसहरी की चादर बदल दी। चादर का हटना था कि नीचे सुर्ख मोतियों का हार शमादान की रोशनी में चमकने लगा। अंबर हैरत ज़दा होकर रह गया। ये हार यहाँ कैसे आ गया? हबशी गुलाम भी परेशान सा हो गया। अंबर को यूं महसूस हुआ जैसे उसके खिलाफ कोई साजिश की जा रही है। उसने फौरन सुर्ख मोतियों का हार पलंग पर से उठाकर जेब में रखा
बाहर निकलकर घोड़े पर सवार हुआ और उसे रुड़ाता बादशाह हैनिबाल के महल में पहुंच गया। बादशाह दरबार से वापस आकर सोने की तैयारियां कर रहा था कि गुलाम ने झुककर अर्ज की कि वजीर बार अभी आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद है। बादशाह ने कहा, लेकिन अभी अभी तो वो मुझसे मिलकर गए हैं। आलमपना, वो कोई ज़रूरी बात गुशगुजार करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें अंदर बुलाओ। अंबर ने बादशाह की शाही ख्वाबगाह में दाखिल होकर झुककर सलाम किया और मोतियों का सुरखार बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। ये तो हमारी मलिका का हार है अंबर, ये तुम्हारे पास कैसे? अंबर ने सारा वाकया सुना दिया। बादशाह गहरी सोच में डूब गया। अंबर ने कहा, हुजूर, मुझे तो अपने खिलाफ ये कोई साजिश मालूम होती है, इसीलिए मैं सीधा आहार लेकर सीधा आपके हुजूर आ गया हूँ। अगर ऐसी बात हुई तो मैं साजिशों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लोग मेरे इंतकाम की आग से ना बच सकेंगे। तुम जाकर आराम करो, सुबह देखा जाएगा। उस वक्त दिन की रोशनी फैलने ही वाली थी। बादशाह ने हाथ में हार पकड़ा और सीधा मलिका के कमरे में आ गया। मलिका अपनी कनीज हैमा के साथ परेशान बैठी थी। बादशाह ने पूछा, मलिका, क्या आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है? आपको कैसे पता चला? इसलिए कि वो हमारे पास महफूज है। बादशाह ने जब सुर्ख मोतियों का कीमती हार निकालकर मलिका के सामने रखा तो मलिका से बढ़कर हैरानी कनीज हैमा को हुई। वो बुत बनकर रह गई कि अंबर की मुसहरी के नीचे से ये हार इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया। बादशाह ने साफ साफ बता दिया कि किसी ने शरारत करके तुम्हारी ख्वाबगाह से हार चुराया और वजीर दरबार के घर छुपा दिया था। वजीर दरबार को अचानक हार का इल्म हो गया और वो उसी वक्त हार लेकर हमारी खिदमत में हाजिर हो गया। हैमा की साजिश पर पानी फिर गया था। सरदार को सख्त मायूसी हुई। अब उसने अंबर को कत्ल करवाने का फैसला कर लिया। इस काम के लिए उसने एक हबशी गुलाम की खिदमत हासिल की। उसे सोने, चांदी और हीरे जवाहिर का लालच देकर कहा कि वो रातों रात वजीर दरबार अंबर को कत्ल कर दे। हबशी गुलाम अंबर के महल का पहरेदार था। अंबर के कत्ल का वक्त मुकर्रर कर दिया गया। एक रात अंबर दरबार से लौटकर महल में वापस आया तो उसे प्यास महसूस हुई। उसने गुलाम को बुलाकर अंगूरों का ताज़ा रस मंगवाया और एक गिलास पीकर मुसहरी पर लेट गया। वो देर तक पहलू बदलता रहा, फिर उसे नींद आ गई। इधर पहरेदार हबशी गुलाम इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। वो अपना चेहरा सिया लिबादे में लपेटकर कमर के साथ इंतहाई तेज खंजर लगाए महल की अकबी सीढ़ियों में से होता हुआ चौबारे की छत पर आ गया। रात की खामोशी हर तरफ छाई हुई थी। हबशी ने चौबारे के छत से अंबर की छत पर छलांग लगा दी। उसकी धमक अंबर ने बिल्कुल महसूस न की क्योंकि वो गहरी नींद सो रहा था। हबशी दबे पांव नीचे दालान में उतर आया। अब वो ख्वाबगाह में दाखिल होने का मौका तलाश कर रहा था जो जल्द ही उसे मिल गया। इत्तफाक से वहाँ उस वक्त कोई गुलाम पहरे पर मौजूद नहीं था। हबशी ने पर्दा फौरन हटाकर अंदर झांक कर देखिया। वजीर दरबार अंबर अपनी मुसहरी पर बेसुध होकर गहरी नींद सो रहा था। हबशी चुपके से ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। वो दीवार के साथ साथ बिल्ली की तरह चलता हुआ अंबर के सिरहाने की जानिब आ गया। वो बड़ी गहरी निगाहों से सांस रोक के अंबर को गौर से देखने लगा। जब उसे इत्मीनान हो गया कि अंबर नींद में बिल्कुल मदहोश है तो उसने कमर में हाथ डालकर तेज धार वाला खंजर निकाला, उसे फजा में बुलंद किया और एक ही झटके से अंबर के सीने में पिवस्त कर दिया। अंबर की अचानक आंख खुल गई, मगर कातिल पैदर पै 2-3 वार सीने पर करके भाग चुका था। अंबर खामोशी से लेटा रहा, इसलिए कि खंजर उसकी जान नहीं ले सकता था। वो तो हमेशा के लिए लाफानी हो चुका था। चुनाचे वही हुआ। खंजर लगने से अंबर के सीने से एक बूंद भी खून की ना निकली। सीने पर खंजर से जख्म हुआ, अपने आप मिल गया। अंबर फिर गहरी नींद सो गया। हबशी गुलाम सीधा सरदार के पास पहुंचा और उसने जाकर बताया कि उसने अंबर के सीने पर 3 बार करके उसे मौत के घाट उतार दिया है। सरदार ने उसे मोतियों का एक हार और कुछ सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दिए और खामोश रहने की हिदायत करके उसे वापस भेज दिया। हबशी गुलाम वापस अपने घर आकर कमर में से खंजर निकालकर उसे धोकर साफ करना चाहा तो वो ये देखकर ताज्जुब में आ गया कि खंजर पर खून का मामूली सा निशान भी नहीं था। उसने सोचा शायद खून उसके कपड़ों के साथ रगड़कर मिट गया है। उसने अपने कपड़े देखे, वहाँ भी खून का कोई धब्बा तक नहीं था। वो कुछ न समझ सका कि असल मामला क्या है। बहरहाल उसने पानी से खंजर साफ किया और सो गया।
सुबह दिन निकला तो सरदार सबसे पहले दरबार में आ गया। वो देखना चाहता था कि जब दरबार में अंबर के कत्ल की खबर पहुंचती है तो बादशाह पर उसका क्या असर होता है। वो दरबार में आकर एक तरफ होकर बैठ गया। दरबारी महल में दाखिल होना शुरू हो गए थे। हबशी कातिल बाहर दरवाजे पर पहरा दे रहा था। अचानक उसने देखा कि वजीर दरबार अंबर शाही रथ में से उतरकर महल की सीढ़ियों की तरफ आ रहा है। हबशी ने कल रात उसे खुद कत्ल किया था। उसके सीने पर खंजर के 3 भरपूर हाथ मारे थे। अगर वो मरा नहीं था तो कम से कम जख्मी ही हुआ होता, मगर वो रोज की तरह चाकू चौबंद चला आ रहा था। जब वो हबशी के करीब से गुजरा तो हबशी को घर्ष आ गया। सरदार बड़ा खुश था कि उसके राह की सबसे बड़ी रुकावट अंबर दूर हो गई है और अब वो बहुत जल्द हैनिबाल का वजीर दरबार चुन लिया जाएगा। लेकिन अंबर को शाही लिबास में अपने सामने देखकर उस पर सख्ते का सा आलम तारी हो गया। उसे हबशी ने यकीन दिलाया था कि अंबर मर चुका है और उसने खुद उसे 3 बार करके हलाक किया है। वो अभी कुछ सोच ही रहा था कि अंबर ने आगे बढ़कर सरदार से हाथ मिलाया। सुबह बखैर सरदार। सरदार ने जाहिरी तौर पर खंदा पेशानी से उसके सलाम का जवाब दिया और वहीं से उठकर बाहर आ गया। उसे पता चला कि हबशी पहरेदार अभी अभी खड़े खड़े एकदम से ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया है और अब अपने घर में है।